हाँ, तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रक्षेत्र पर। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, मिट्टी, सॉइल, क्योंकि एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर के आप लोग स्टूडेंट हैं और खेती में अगर सॉइल नहीं पता हमको, सॉइल, व्हाट इज़ सॉइल, सॉइल क्या होती है, तो फिर आप कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि बेस, जो हमारा बेस है वो सॉइल है। आप रबी की फसलें बोएं, खरीफ की फसलें बोएं, आर्चर्ड की खेती करें, फलों की खेती करें, सब्जियों की खेती करें, दलहनी फसल बोएं, तिलहनी फसल बोएं, कहाँ बोएंगे? खेत में, ठीक है ना। मैंने बीज डाला खेत में, कद्दू का, लौकी का, तरोई का, चने का, गेहूं का, धान का, मटर का, XYZ किसी भी चीज़ का। तो आपको मालूम है कि बीज जब मिट्टी से नमी पाता है, सीड जर्मिनेशन कैसे होता है? सॉइल का मॉइस्चर एब्जॉर्व करता है और फिर उसमें अंकुरण होता है, और फिर वो जो अंकुरण है वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने सीड में जो कार्बोहाइड्रेट था ना, उसकी बदौलत जिंदा रहता है। देन जैसे उसमें 2 ग्रीन लीफ निकलती हैं, फोटोसिंथेसिस शुरू करता है, नीचे से पानी लेना शुरू करता है। तो पौधे का इतिहास समझो, एक बेसिक साइंस समझिए कि सीड मैंने ज़मीन में डाला, जर्मिनेट हुआ, रूट नीचे गई, स्टेम ऊपर आया, स्टेम में जो पत्तियां निकली उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और रूट ने पानी खोजना शुरू किया, राइट? अब जो पानी पी रही है जड़, 2 चीज़ें हो रही हैं। पत्तियां जो कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं उनको चाहिए हेल्दी एटमॉस्फेयर, जल वायु, और जो रूट है उसको चाहिए हेल्दी सॉइल। अब अगर हेल्दी सॉइल नहीं है, हेल्दी क्लाइमेट नहीं है, तो पौधा क्या होगा? मर जाएगा, सूख जाएगा, बीमार हो जाएगा, ग्रोथ कम करेगा, समथिंग प्रॉब्लम आएंगी। और कई बार हम सब पढ़े लिखे लोग, प्रॉब्लम क्लाइमेट में है, प्रॉब्लम सॉइल में है, और उसमें फंजीसाइड छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं और हार्मोन्स डालते हैं कि भाई हार्मोन्स डाल दो तो ऐसा हो जाएगा, राइट? तो सॉइल जब बात आती है, सॉइल, तो सॉइल के 3 कैरेक्टर हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर, देन केमिकल कैरेक्टर। वर्तमान में पूरा देश, पूरा संसार सॉइल के बारे में सॉइल टेस्टिंग करता है और उसके केमिकल कैरेक्टर को एनालिसिस करता है कि साहब इसमें नाइट्रोजन इतना है, फास्फेट इतना है, पोटाश इतना है, पीएच इतना है, ईसी इतना है, और बोरोन इतना है, आयरन, ऐसे। और क्या पाता है? आयरन की डिफिशियंसी है तो आयरन फेरस सल्फेट डालिए, अगर जिंक की डिफिशियंसी है तो जिंक सल्फेट डालिए, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया डालिए, फास्फेट की कमी है तो DAP डालिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें इस खेती को अनंत काल तक टिकाऊ बनाए रखना है, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी तो जिएं। अभी क्या है कि अभी मैं कहता हूं कि इसमें ऐसा कर देने से ऐसा ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक कर लो, लेकिन मैं जब मरूंगा, मेरे बच्चे आएंगे, बड़े होंगे, तो वो खेती कैसे करेंगे? क्योंकि आपने सॉइल समझी नहीं, सॉइल को लूट लिया, वाटर समझा नहीं, ग्राउंड वाटर को लूट लिया, क्लाइमेट को समझा नहीं, क्लाइमेट ख़राब करके चले गए। अब यहाँ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये जो टेक्निक है जीवामृत की, जीवामृत की टेक्निक सिर्फ इतनी है कि जाने अनजाने हम सब लोगों ने मिल कर के इस ज़मीन में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी मनुष्य अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसका दोहन करता आया। इसने एक मन में सपना सजोया कि इस खेत से हमको 50 कुंटल पर हेक्टेयर गेहूं की यील्ड चाहिए, जबकि सॉइल हमारी 30 कुंटल ही दे सकती है।
तो एक फोर्स क्रिएट किया, यूरिया डाल के, डीएपी डाल करके क्या हुआ, एक फोर्स क्रिएट हुआ। तो प्राकृतिक खेती एक शब्द आजकल आया, प्राकृतिक खेती। लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती माने जीवामृत, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, ये खेती वो खेती। नो, प्राकृतिक खेती का मतलब है विदाउट एनी फोर्स, प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे और हम कुछ अपनी ज़रूरत भर की चीज़ ले लेंगे नेचुरल तरीके, जो नेचर अलाउ करेगी। जैसे एक कमज़ोर सॉइल है, मान लो ऑर्गेनिक कार्बन किसी सॉइल में 0.2 है, तो वो सॉइल आपको बता रही है, अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है और आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 है, तो आपको सॉइल बोल रही है कि मेरी क्षमता कम है महोदय, तो इसमें मेरे ऊपर आप मसूर का और अलसी का बीज बो सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, हमको तो गेहूँ लेना है। तो सॉइल कह रहे गेहूँ को पालने पोसने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। तो क्या होगा, आप गेहूँ बोएंगे, फिर यूरिया, डीएपी, पोटास की मात्रा डालेंगे, दबाव बनाएंगे, और फिर वो ठीक है ना। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जिए, प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करे और प्रकृति की व्यवस्था को उत्तरोत्तर कैसे बना के रखना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये ध्यान रखें, क्योंकि हम सब लोग अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं है, मेरे मरने के बाद भी लोगों को यहाँ रहना है। अब आप लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फाइनल ईयर के छात्र हैं, अभी आप डिग्री मिल जाएगी और आप चले जाएंगे फील्ड में नौकरी की तलाश में, या अगर नौकरी नहीं मिली, जैसे मान लो किसी को नौकरी नहीं मिली, एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर को जब जॉब नहीं मिलता तो क्या करता है, प्राइवेट क्लिनिक खोलता है। एक पशु चिकित्सक को जब जॉब नहीं मिलता तो क्या करता है, और आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सर ध्यान डालने की कोई। देखिए, एक ह्यूमन डॉक्टर है, एक एनिमल डॉक्टर है, एक एग्रीकल्चर का डॉक्टर है। ह्यूमन डॉक्टर क्लिनिक खोलता है और 2000 रुपये पर डे अपना मरीज़ देख के घर ले जाता है, और एनिमल डॉक्टर भी अपना 500-1000 रुपये बना लेता है। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो सॉइल का, क्रॉप का डॉक्टर है, उसको अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो अपना क्लिनिक नहीं खोल पाता। क्यों? अब आपको ऐसे सोचना है कि हमको क्लिनिक खोलना है, तो क्लिनिक खोलने के लिए क्या है कि हमको खेत की, क्रॉप की प्रॉब्लम जो हैं वो डायग्नोस करना आना चाहिए। तो डायग्नोस में मैंने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉइल की है, देन क्लाइमेट की है। अब एक किसान की सॉइल अच्छी है और उसने क्लाइमेट, जो बुंदेलखंड की क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप नहीं ली है, उसने वो क्रॉप ली है जो बिहार में पैदा होती है, या महाराष्ट्र में, साउथ वेस्ट में होती है, या कश्मीर में होती है। तो निश्चित सी बात है कि वो क्रॉप ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि क्लाइमेट सूट नहीं करता। या हैवी जो न्यूट्रिशन जिस सॉइल को चाहिए वो वीक सॉइल में बो दिया है, ठीक है ना। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एग्रीकल्चर का अच्छा विद्वान व्यक्ति बनने के लिए हमको सॉइल का अध्ययन करना है। सॉइल के अध्ययन में आज आपको मैं बता रहा हूँ कि जाने अनजाने सॉइल में जो मैंने केमिकल डाला उसकी वजह से सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हुई। जैसे आप इंसेक्टिसाइड डालते हैं खतरनाक, क्लोरोपाइरीफास दीमक डालने के लिए, फोरेटेंजी, थिमेटेंजी, फ्यूराडान, ऐसी चीज़ें जब डालते हैं तो सॉइल में रहने वाले जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब नष्ट हो गए, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गई। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जैसे ही ख़त्म हुई वैसे फिजिकल भी डिस्ट्रॉय हुई और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये जो जीवामृत की कहानी है, ये जंगलों से लाए गए माइक्रोब्स हैं। देश के 43 संपन्न जैव विविधता वाले जंगलों की मिट्टी को एकत्र किया, इस ड्रम में डाला, पानी डाला, आटा डाला, बेसन डाला, खली डाला, घोला। धीरे 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 उनकी संख्या में वृद्धि हुई और नेगेटिव पैथोजन ऊपर आए, ब्लैक कलर के, उनको छान करके हटा दिया। अब ये पॉजिटिव बच गए। जैसे बायो फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं, बायो फर्टिलाइज़र में ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, एसेटोबैक्टर, ऐसे पढ़ते हैं 17, 18, 20 प्रकार के।
इसमें कंसोर्सिया है, मिलियंस टाइप के माइक्रोब्स हैं, आई डोंट नो कि कितने प्रकार के हैं, बट जितने नेचर में होने चाहिए वो सब हैं। हो सकता है 2000 प्रकार के, हो सकता है 2 लाख प्रकार के हों, ये हमें नहीं मालूम, बट इसमें सब कुछ है। इससे आप सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी मात्र 20 लीटर मात्रा अगर आप 1 एकड़ सॉइल में बरसात के दिनों में स्प्रे कर देंगे तो ये माइक्रोब्स खेत में पहुंच जाएंगे। और खेत में बहुत सारा रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू, जो 20 साल से माइक्रोब्स नष्ट हो जाने के कारण सड़ नहीं रहा था, डिकम्पोज नहीं हो रहा था, ये बैक्टीरिया जब जाएगा तो वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो 10 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल एक्स खेत में कुछ समथिंग बायो जैव अवशिष्ट या जैव पदार्थ पड़ा हुआ था, उसको खाएगा और ह्यूमस में कन्वर्ट करेगा। सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू बढ़ेगी, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक होंगी और हमको खेती करने में सहूलियत होगी। और ये इसमें ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी हैं जो नेगेटिव पैथोजन, जो सॉइल में नेगेटिव पैथोजन होता है, जो बीमारी के रूप में प्रकट होता है क्रॉप में, उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो ये जंगलों की मिट्टी है, जंगलों की मिट्टी को ये सिंपल प्रोसेस है, ड्रम में डाल दो और इसको हर दूसरे दिन हिलाते रहो और इसको सूंघ करके देखते रहो और ये यही कलर आने लगेगा सारे ड्रमों में। जब ये कलर आ जाए, ये कलर आने में लगता है 4, 5, 6 महीना। और इसको हर 15वें दिन आपको 3 किलो आटा, 3 किलो चीनी खिलाते रहना है हर 15वें दिन पर। यानी कि अगर 5 महीने हम इसको खिलाएंगे तो 10 टाइम खिलाएंगे। 10 टाइम का मतलब 30 केजी चीनी, 30 केजी आटा, और ये 200 लीटर का ऐसा बन गया। अब ये 10 एकड़ के लिए तैयार है। तो 30 केजी चीनी का मतलब कितना हुआ? 1000 रुपये। 30 केजी आटा का मतलब कितना हुआ? 700 रुपये। 1700 रुपये खर्च हुए और 10 एकड़ के लिए मटेरियल बन गया। अब ये मटेरियल जब मैंने खेत में डाला तो फिर प्राइस क्या होगी मार्केट में? अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्राइस आप तय करिए। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप तय करेंगे। वो हमारा कोई प्राइस नहीं है, हम तो फ्री देंगे आपको। हमसे ले जाइए, टेक्नोलॉजी ले जाइए, बनाने की विधि मैं सिखा दूंगा, आप अपना रोजगार धंधा शुरू करिए। ठीक है ना। तो ये जब हमने डाल दिया तो अब ध्यान क्या रखना है, अब अगेन मुझे ऐसे केमिकल नहीं डालने हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया फिर मर जाए। नंबर 1। नंबर 2, बैक्टीरिया मरने के 2 ही रीज़न है, या तो केमिकल से मरेगा या वो टेम्परेचर से मरेगा। तो खेत अगर नंगा है, खेत की मेड़ पर कोई पेड़ नहीं है तो भी मरेगा, क्योंकि अप्रैल, मई, जून के में इतना टेम्परेचर हो जाता है कि सॉइल की जो टेम्परेचर है वो 60 और 70 तक पहुंच जाता है। अगर खेत के चारों तरफ 2, 4, 6 अच्छे से पेड़ खड़े हैं तो सॉइल के टेम्परेचर वहाँ कम रहता है, बारिश होती है, खेत का टेम्परेचर डाउन होता है और जो पेड़ के नीचे जो बैक्टीरिया जिंदा थे वो माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाते हैं। ठीक है ना। बस